ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिए, क्योंकि आज अभी हम जिस फिल्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस फिल्म की टैगलाइन ही है जय माता दी। फिल्म का नाम है द इंडिया हाउस। कल रात को कुछ मित्रों ने इसे गेस कर लिया था। कल 27 मई रात को 10:30 बजे के लाइव स्ट्रीम में मैंने पहले ही आपको बता दिया था इस फिल्म के बारे में। कल दोपहर को जब मैंने पहली बार सुना ना, द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी और रामचरण गारू दोनों एक साथ में मिलकर एक फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। एक ही नहीं, और भी कई सारी फिल्में इस सीरीज में आने वाली है आगे जाकर। तो कल दोपहर को मैंने जब सुना कि भाई ऐसा एक उन्हीं सब फिल्मों में से एक फिल्म का अनाउंसमेंट 28 मई स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जन्म जयंती के सुअवसर पर सुबह 11:11 पर अनाउंसमेंट होने वाला है, ये जब मैंने सुना तो भाई मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब ये सबसे बड़ी न्यूज़ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, मनोरंजन जगत की अब तक की से सबसे बड़ी न्यूज़ हम कह सकते हैं। इतने बड़े मतलब द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर रामचरण गारू एक साथ में आने के बाद वो क्या बनाएंगे आप कल्पना ही कर सकते हैं। और भाई ये जो 1.5 मिनट का टीजर है ना, जो भी राष्ट्रवादी इसे देखेगा उसका हृदय तो गदगद हो ही जाएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण काम ये टीजर या ये फिल्म जो करेगी वो है जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, जो वामपंथी देश के टुकड़े करने का सपना हृदय में पाले हुए थे, उन पर एक बहुत बड़ा आघात ये फिल्म करने वाली है। जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद में हमेशा से ही हमारे सच्चे इतिहास को छुपाने का काम किया, हमारे सच्चे क्रांतिकारियों को, वीरों को, महापुरुषों को जिन्होंने छुपाने का काम किया, कभी भी उनके इतिहास को, उनके बलिदान को जो सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। दो नामों को स्वतंत्रता का पूरा श्रेय जिन्होंने देने का प्रयास किया, झूठा इतिहास पढ़ा कर हमारे ही अंदर एक जो आत्मग्लानि की भावना जिन लोगों ने भरने का काम किया, और देश तोड़ने का उद्देश्य सामने रखकर जिन्होंने हमेशा से ही हिंदुओं को जात पात के नाम पर बांटना हो, झूठा इतिहास पढ़ाना हो, हमारे वीरों और महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से गायब करना हो, ये जिन्होंने भी किया ना, उन सब पर यह फिल्म एक बहुत बड़ा आघात करने वाली है। अब देखिए फिल्म का नाम द इंडिया हाउस है, तो इससे यह बात तो पक्की है कि यह फिल्म महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में अंग्रेजों की नाक के नीचे जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी उससे जुड़े हुए इतिहास पर आधारित होने वाली है। अब देखिए जो इंडिया हाउस है वो एक राष्ट्रवादी संस्था थी, संगठन था। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी और भारत के जो राष्ट्रवादी विद्यार्थी हैं उन्हें लंदन में हायर एजुकेशन लेने के लिए ये संस्था छात्रवृत्ति देती थी, यानी स्कॉलरशिप देती थी। और साथ में ही इस इंडिया हाउस में जितने भी भारतीय विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ते थे, एक राष्ट्रवादी विचारधारा की को लेकर चर्चा या हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आगे कैसे बढ़ाना है, या अलग अलग जो पुस्तकों को पब्लिश करना, या वहाँ से जो बम बनाने का मैनुअल है वो भारत के क्रांतिकारियों तक पहुँचाना, ऐसे कई सारे कार्य इस इंडिया हाउस के माध्यम से होते थे। अभी इस इंडिया हाउस में सबसे मुख्यतः जो विद्यार्थी वहाँ रहे हैं उनमें सबसे मुख्य नाम आता है स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का। उनके साथ में ही मदन लाल धिंगरा, भिकाजी कामा, वीएन चैटर्जी, लाला हरदयाल, वीवीएस अय्यर, एमपीटी आचार्य और पांडुरंग महादेव बापट, ऐसे कई सारे विद्यार्थी वहाँ पर पढ़े थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुहिम को आगे बढ़ाया। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने वहीं पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस पुस्तक को लिखा था। इसी पुस्तक ने पहली बार, यानी स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने पहली बार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम ये संज्ञा दी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये संज्ञा दी थी। नहीं तो ब्रिटिश उसे सिपाही म्यूटिनी, सिपाहियों का विद्रोह वगैरह ऐसा कहते थे, पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी ही पहले वो ऐसे क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम कहा कि पूरा देश कैसे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध खड़ा हो गया था एक साथ में। ये भावना उन्होंने सबके अंदर जगाई। इसी पुस्तक ने लाखों क्रांतिकारियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला जगाई थी। इंडिया हाउस में पढ़ने वाले मदन लाल धिंगरा जी ने इसके बाद में सावरकर जी से प्रेरणा लेकर ही मदन लाल धिंगरा जी ने करजन वैली का गोलियां मारकर वध कर दिया था। इस घटना के बाद में वहां पर कुछ लोग, जिनमें कुछ भारतीय भी थे, वे मदन लाल धिंगरा जी के खिलाफ ही प्रस्ताव पारित करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। देखिए बताइए, क्योंकि उनके हिसाब से मदन लाल धिंगरा जी ने जो करजन वैली का वध किया था ये निंदनीय था। पर सावरकर जी इससे बहुत गुस्सा हो गए और वे उस जगह पर जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से विरोध किया। इसके बाद में उन पर हमला भी हुआ, उनको मारा भी गया।
लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित नहीं होने दूंगा। इसके बाद में अंग्रेज सरकार ने मदनलाल धिंगरा जी को फांसी की सज़ा सुनाई। फिर जब सावरकर जी उनसे जेल में मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मदनलाल धिंगरा जी से सावरकर जी ने कहा कि मुझे आपके चेहरे पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का तेज नजर आ रहा है। इसके बाद में मदनलाल धिंगरा जी फांसी के फंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि भारत माँ की सेवा करना भी प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा के समान ही है। सावरकर जी के द्वारा स्थापन की गई अभिनव भारत संस्था जो भारत में महाराष्ट्र में स्वतंत्रता की मुहिम को आगे बढ़ा रही थी, उस अभिनव भारत संस्था के अनंत लक्ष्मण कान्हेरी जी ने महाराष्ट्र के नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जैक्सन, उसकी हत्या की थी। जिसके बाद ब्रिटिशों ने अनंत लक्ष्मण कान्हेरी जी, कर्वे और देशपांडे इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो इस प्रकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा स्थापन किया गया जो इंडिया हाउस था वो भारतीय युवाओं के लिए जो लंदन में पढ़ रहे थे उनके लिए स्वतंत्रता की मुहिम को आगे बढ़ाने का एक केंद्र बन गया था। पर आश्चर्य देखिए दोस्तों, इंडिया हाउस और उससे जुड़े हुए जितने भी क्रांतिकारी थे, उनके इतिहास को, उनके त्याग को, तपस्या को, बलिदान को जो स्थान इतिहास के पन्नों में, पाठ्यपुस्तकों में मिलना चाहिए था, वैसा स्थान नहीं मिल पाया है। बाकी स्वतंत्रता का पूरा श्रेय केवल दो नामों को देने का प्रयास स्वतंत्रता के बाद में बार बार लगातार हुआ है, चाहे वो पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से हो, कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से हो, फिल्मों के माध्यम से हो। लगातार ये केवल दो नामों को स्वतंत्रता का पूरा श्रेय देने का प्रयास किया गया। मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया है कि देखिए कोई एक्स प्लैनेट अगर वाई प्लैनेट पर आक्रमण करता है और ये जो एक्स प्लैनेट है वो वाई प्लैनेट पर बहुत अत्याचार करता है, उनको गुलाम बना लेता है, तो अब ये जो एक्स प्लैनेट है जो अत्याचारी है, वो क्या चाहेगा कि इस वाई प्लैनेट के जितने भी लोग हैं उनमें कोई रिवोल्यूशनरी, कोई क्रांतिकारी खड़ा ना हो, कोई आवाज़ ना उठाए। पर जब कुछ लोग आवाज़ उठाने लगेंगे तो ये एक्स प्लैनेट क्या चाहेगा, ये अत्याचारी प्लैनेट क्या चाहेगा कि भाई ये जो रिवोल्यूशनरी है उनका रिलेवेंस खत्म हो जाए, वो कभी भी ऊपर ना उठ पाए, उन पर लगातार कार्रवाई होती रहे, और जो सामान्य लोग हैं उस प्लैनेट के, उनके सामने वो कभी भी हीरोज बनकर सामने खड़े ना हो। उनकी जगह पर कुछ इस एक्स प्लैनेट के जो पपेट्स है जो वाई प्लैनेट पर है, उन पपेट्स को रिवोल्यूशनरीज की तरह या फिर उनको स्वतंत्रता का पूरा श्रेय दे दिया जाए। तो ऐसे कुछ पपेट्स को ब्रिटिशों ने सिस्टमैटिक वे में उनको खड़ा किया, बड़ा किया, उन्हें महान व्यक्तियों के रूप में ब्रिटिशों ने ही प्रोजेक्ट किया, प्रस्तुत किया। पहले ब्रिटिशों ने देखा कि उनमें से कौन लॉयल है, कौन उनका पपेट बन सकता है। तो कुछ लोग थे ऐसे जो तैयार थे ब्रिटिशों के पपेट बनने के लिए। सिस्टमैटिक वे में उन्होंने भारत की जो आत्मा है, भारत का जो इतिहास है, उसको जितना हो सके नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जैसे कि भारत कहीं पर खोया हुआ हो और भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस प्रकार की बातें। सो कॉल्ड जेलों में बैठकर जहाँ सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, ब्रिटिश उन्हें सारी सुविधाएं देते थे लिखने के लिए, स्याही, पेन, कलम, लाइब्रेरीज, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न जेलों में बैठकर भारत की खोज करते थे वो। कुछ दूसरे ऐसे भी थे जो वर्ल्ड वॉर के समय भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए, ब्रिटिशों के लिए लड़ने के लिए कहते थे, ये दिखाने के लिए कि हम ब्रिटिशों के प्रति कितने लॉयल हैं। और उसके बाद में फिर वही अहिंसा की बातें करने लग गए। तो ब्रिटिशों, स्वाभाविक सी बात है, ये जो एक्स प्लैनेट है वो यही चाहेगा कि उनके जो पपेट्स हैं वो उन्हें पूरा का पूरा, मतलब जब कभी जाना भी पड़े हमें वाई प्लैनेट छोड़कर, तो कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जाए जो उनके ही पपेट्स हो, और ये जो वाई प्लैनेट के लोग हैं उनमें कभी भी वो गौरव की, सम्मान, आत्मसम्मान की भावना फिर से खड़ी ना हो, वो हमेशा आत्मग्लानि में जीते रहे। इस एक्स प्लैनेट के द्वारा खड़े किए गए लोगों को ही वो अपना आदर्श माने। उसी प्रकार से इतिहास को इस वाई प्लैनेट पर लिखा जाए। इस एक्स प्लैनेट के द्वारा शुरू किया गया एजुकेशन सिस्टम ही यहाँ पर चलता रहे। यही चाहेगा ना ये अत्याचारी एक्स प्लैनेट। स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। इसी कारण से सिस्टमैटिक वे में हमारे जो महान वीर क्रांतिकारी है उनके इतिहास को कभी सामने नहीं आने दिया गया, या कुछ लाइनों तक केवल उसे सीमित कर दिया गया। जो 12 वर्षों तक कालापानी की सज़ा में रहे, जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता था, कई दिनों तक खाने के लिए, पीने के लिए नहीं दिया जाता था, लगातार उन पर अत्याचार किए जाते थे। कुछ उन्हें लिखने के लिए कलम या स्याही या पेन नहीं दिया जाता था। सावरकर जी जेल की दीवारों पर अपने खून से कविताएं लिखते थे।
दूसरी तरफ जो पपेट्स थे उन्हें सारी सुख सुविधाओं से संपन्न सो कॉल्ड जेलों में रखा जाता था और वहाँ पर लिखने के लिए सारी सुख सुविधाएं, कलम, स्याही, पेन और लाइब्रेरीज सब उपलब्ध कराई जाती थी ताकि झूठा इतिहास लिख सके। सो कॉल्ड भारत की खोज, सो कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और फिर ब्रिटिशों ने उनको ही प्रोजेक्ट किया ना, पर जिन्होंने सही मायने में इतने कष्ट जिन्होंने उठाए स्वतंत्रता के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने में ब्रिटिश भी पीछे नहीं रहे और ब्रिटिशों के बाद में वामपंथियों ने भी वही किया। आज भी देख लीजिए सावरकर जी के विरुद्ध कैसे कैसे प्रोपेगेंडास फैलाए जाते हैं। जिन सावरकर जी का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल स्वतंत्रता था, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मानकर उनके बताए रास्ते पर जो चलते रहे ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने के लिए, बचपन में ही उन्होंने माँ भवानी के सामने स्वतंत्रता की शपथ ली थी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवपिंड के सामने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की शपथ ली थी, उसी प्रकार से। और इसीलिए ब्रिटिशों के लिए सबसे बड़ी आंखों की किरकिरी थे ऐसे महान क्रांतिकारी, क्योंकि ब्रिटिशों ने तो पूरा नरेटिव बनाकर रखा था ना भारत को कन्वर्ट करने के लिए। मैक्स मुलर को साथ में लेकर के, बोडेन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत और उनका पूरा अलग से डिपार्टमेंट, और मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, पूरा सिस्टमैटिक वे में भारत को कन्वर्ट करने के लिए एवेंजलिस्ट्स हो, मिशनरीज हो, उनको पूरा प्रमोट किया जा रहा था, उनके द्वारा पूरा कन्वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा था। सैकड़ों सैकड़ों एकड़ की ज़मीन उन मिशनरीज को दी जा रही थी। और इसके अगेंस्ट इस देश की सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करने वाला कोई रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी खड़ा ना हो, यही ब्रिटिश चाहते थे। और आज भी देख लीजिए वामपंथी स्वतंत्रता के बाद में उन्हीं ब्रिटिशों के नैरेटिव को आगे भी बढ़ा रहे हैं। और आज भी सावरकर जी का या हमारे महान क्रांतिकारियों का नाम सुनकर ही कैसे वो अंदर से छटपटाने लगते हैं, वो हम देख सकते हैं। पर ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज वो हम एक बदलाव की बेला देख रहे हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बेला हम देख रहे हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसा समय हमें अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज ऐसी फिल्में बन पा रही है। अटल जी के समय भी वीर सावरकर ये फिल्म बनी थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, पूरा रिव्यू किया हुआ है वीर सावरकर इस फिल्म पर। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो रिव्यू हमारा देखना। वो फिल्म काफ़ी कम बजट के साथ में बनी हुई थी, पर बहुत सिंसियरली बनाई गई फिल्म थी वो, बहुत सिंसियरली। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं उस फिल्म को बनाने में अपना योगदान दिया था। कई परिवारों ने अपने गहने बेचकर उस फिल्म को बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। वो भारत के इतिहास की पहली फिल्म थी जहाँ पर लोगों ने होकर अपनी तरफ से एक फिल्म को बनाने के लिए योगदान दिया था। सोचिए किस प्रकार से, मतलब एक फिल्म हमारे क्रांतिकारियों पर बनती है तो उसके लिए कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस सामने नहीं आता है, लोगों को खुद होकर सामने आना पड़ता है। और कोई मतलब ऐसे कोई मेन स्ट्रीम में फिर भी वो फिल्म उस समय कोई ऐसी रिलीज़ नहीं हुई थी। उस फिल्म में इंडिया हाउस के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है, इंडिया हाउस के बारे में, वहाँ पर क्या क्या स्वतंत्रता को लेकर क्या क्या गतिविधियाँ हुई थी, वो सब कुछ हमने वहाँ पर चर्चा की हुई है। और वहाँ से लेकर के जब एक फिल्म को बनाने के लिए कई लोगों ने अपने गहने तक बेचे थे, अपनी तरफ से योगदान दिया था, वहाँ से लेकर के आज हम ऐसे समय में हैं सन 2023 में कि इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, रामचरण गारू, द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर, वे सामने आ रहे हैं। वो खुद होकर एक इतनी बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म बना रहे हैं जो ग्लोबल ऑडियंस को सामने रखकर बनाई जा रही है। इस लेवल की फिल्म हम अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं। ये भाई किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और सही मायने में ये बदलाव की बेला है, हम करवट ले रहे हैं अमृतकाल में भारतीय स्वतंत्रता के। बाकी दोस्तों, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं, आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।